हम लोग पिछले क्लास में देखे थे आदि पृथ्वी के बारे में। आदि पृथ्वी मतलब पुराने जो पृथ्वी था, पुराने काल में जैसे कैसे किस प्रकार का पृथ्वी था उसके बारे में हम लोग देखे थे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आदि वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल सभी को पता है क्या होता है, जो पृथ्वी के चारों तरफ जो गैस का लेयर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो पुराने काल में अगर बात करेंगे वायुमंडल किस प्रकार का था तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आदि पृथ्वी पर आज के उपचाय वायुमंडल के विपरीत अपचाय वायुमंडल उपस्थित था। तो जो आज के है उसके विपरीत था। उसमें सर्वप्रथम सरलतम अणुओं का संश्लेषण हुआ। वायुमंडल में सबसे पहले सबसे सरलतम अणु का निर्माण हुआ। ठीक है, आदि वायुमंडल में हाइड्रोजन परमाणु का बहुलता थी। अगर पुराना वायुमंडल का बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन का मात्रा ज़्यादा मात्रा में, मतलब हाइड्रोजन का परमाणु ज़्यादा मात्रा में था। अभी हम लोग बात करते थे हीलियम, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है। लेकिन पुराने अगर बात करेंगे पुराने वायुमंडल का तो उस टाइम में हाइड्रोजन परमाणु सबसे ज़्यादा मात्रा में था तथा वे सर्वाधिक क्रियाशील भी था, मतलब किसी दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्रियाशील था। उन्होंने ऑक्सीजन से संयोजन कर जल का संश्लेषण किया। तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में था और यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या किसका निर्माण किया, तो जल का निर्माण किया। तो उस टाइम हाइड्रोजन का मात्रा ज़्यादा था जो कि जल के ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का संश्लेषण हुआ। और वही जल आज के डेट में हम लोग को देखने को मिलता है पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी पर जल का मात्रा सबसे ज़्यादा मात्रा भी हम लोग देखने को मिलता है समुद्रों में। ठीक, नाइट्रोजन से अभिक्रिया कर अमोनिया एवं कार्बन से संयोजन कर मीथेन का संश्लेषण किया। नाइट्रोजन से अभिक्रिया कर अमोनिया बना। जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन सिर्फ जल के साथ नहीं, ऑक्सीजन के साथ नहीं, नाइट्रोजन के साथ भी अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण किया। वैसे ही ये जो हाइड्रोजन था कार्बन के साथ भी अभिक्रिया किया। किसके साथ? कार्बन के साथ अभिक्रिया करके मीथेन गैस का निर्माण किया। तो ये सबसे पहले जो था बताया जाता है कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में था। तो हाइड्रोजन अलग अलग पदार्थों के साथ अभिक्रिया किया। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जिससे जल का निर्माण हुआ, दूसरा नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया किया जिससे अमोनिया का निर्माण हुआ, तीसरा कार्बन के साथ अभिक्रिया किया जिससे मीथेन गैस का निर्माण हुआ। पृथ्वी अब भी इतनी गर्म थी कि वे अणु तरल रूप में नहीं रह सकते थे। इतना ज़्यादा था कि जो भी अणु बन रहा था कोई भी तरल रूप में नहीं था, सबके सब गैसीय रूप में था। ये तो बात गैसीय रूप में ही थे। इसके अतिरिक्त मुक्त हाइड्रोजन भी बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित था। इसके अतिरिक्त मुक्त मतलब किसी के साथ अभिक्रिया नहीं, स्वतंत्र रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित था। सर्वप्रथम अणुओं का निर्माण निम्नलिखित रूप से हुआ। तो यहाँ पर बताने की कोशिश किया जा रहा है कि अणुओं का निर्माण सबसे पहले किस प्रकार से हुआ। इन्हें सरलतम अणुओं से बहुत बाद में जीवाणु का संश्लेषण हुआ। इसे सरलतम अणु से, मतलब जो सबसे छोटा अणु था, सरलतम अणु था, बहुत बेसिक अणु था, उसी से बाद में जाके जीवाणु का सबसे पहले निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? तो जीवाणु का सबसे पहले निर्माण। हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ से तो असल में वो कह रहा था कि सबसे पहले जीवाणु का निर्माण हुआ। तो जीवाणु का जो निर्माण था, वो किस प्रकार से हुआ, तो वही चीज़ बताने की कोशिश किया जाए। जो सरलतम अणु था, सबसे जो छोटा अणु था, उसी से शुरुआत में सरलतम अणु ही था, उसी से जीवाणु का निर्माण हुआ था। चूँकि वायुमंडल में हाइड्रोजन ही बहुलता थी, मतलब सबसे पहले अगर वायुमंडल का बात करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस ही था। मुख्यतः उसकी क्रियाशीलता परिणाम स्वरूप विभिन्न अणुओं का संश्लेषण हुआ। तो वही उसका क्रियाशीलता के कारण ही, उस हाइड्रोजन की क्रियाशीलता के कारण ही उससे बहुत सारे अणुओं का निर्माण हुआ। वस्तुतः पृथ्वी निर्माण से पूर्व ही अनेक हल्के तत्वों का निर्माण हो चुका था। पृथ्वी के बनने से पहले ही बहुत सारे हल्के तत्वों का निर्माण हो चुका था, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन से मीथेन बना था, नाइट्रोजन से अमोनिया बना था। ये सब हम लोग अभी देखे थे। ऑक्सीजन जिससे जलवाष्प का निर्माण हुआ था, मिलकर अंतरिक्ष में
जा रहे थे, उनमें से निकल कर क्या हो रहे थे, ये सब अंतरिक्ष में जा रहे थे। तो ये सब बहुत सारे गैस का निर्माण हुआ था, जिससे यहाँ से निकल कर अंतरिक्ष में जा रहे, अंतरिक्ष मतलब जहाँ खाली स्थान होता है वहाँ पे जा रहा था। किंतु धीरे धीरे गैस एवं धूल के पिंड काफ़ी घने होते गए, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे गैस और धूल के कण काफ़ी घना होते गया। फलस्वरूप इसमें गुरुत्वाकर्षित क्षेत्र का निर्माण होने लगा। अब ऑब्वियस है कि ज़्यादा नजदीक नजदीक कण होते जाएगा, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगना शुरू हो जाएगा एवं गैसों का बाहर अंतरिक्ष से निकल कर जाना बहुत कम होने लगा। अब यहाँ पे ये इकट्ठा होने लगा, अब गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगा। तो ये इकट्ठा होने के कारण, जैसे मान लो कि यहाँ पर बहुत सारे गैस का अणु है, बहुत सारे यहाँ पे गैस का अणु है। ये पहले क्या था, तो ये फ्री था, ये बाहर वायुमंडल में जा रहा था, अंतरिक्ष में जा रहा था। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में होने लगा तो ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दो अणुओं के बीच में, या बोल सकते हैं दो द्रव्यमान के बीच में बल लगता है, तो वो आपस में जुड़ना शुरू हो गया। इसके कारण बाहर अंतरिक्ष में जाना ये बंद कर दिया, धीरे धीरे कम होने लगा, बंद ही हो गया। हाइड्रोजन के निकल जाने के फलस्वरूप, जब हाइड्रोजन इससे निकल गया तो और भी गैस का निर्माण हुआ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट का निर्माण हुआ, सल्फेट का निर्माण हुआ, फेरिक यौगिक का निर्माण हुआ। यह सारा परिवर्तन अपचायक वायुमंडल को वर्तमान में उपचायक तथा ऑक्सीकारक वायुमंडल में परिवर्तित करने के लिए हुआ। इन सब परिवर्तनों के मध्य अनेक कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण हुआ। इसी परिवर्तन के कारण बहुत सारे कार्बनिक यौगिक का निर्माण होने लगा। कार्बनिक यौगिक के निर्माण होते, इसके फलस्वरूप ऐसे वायुमंडल का निर्माण हुआ जिसमें जीवन की उत्पत्ति संभव हो गया। अब बहुत सारे जब कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ तो इसके कारण क्या होने लगा कि इससे जीवन का निर्माण संभव हो गया। आदि पृथ्वी के अपचाय वायुमंडल में परिवर्तन के उपचाय वायुमंडल में परिवर्तित होने में एक बहुत लंबी समय लगा। तो आप बोल सकते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक नहीं था, तो बाद में इसको कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन होने में एक लंबा समय लगा, और वही कार्बनिक यौगिक आने के बाद एक ऐसा पृथ्वी का निर्माण हो गया जहाँ पर जीवन पॉसिबल था। थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं आदि समुद्र, कि पुराना समुद्र किस प्रकार का था। अभी का तो समुद्र हम लोग को पता ही है, लेकिन पुराना समुद्र किस प्रकार का था इसके बारे में दिया हुआ है। जो पृथ्वी ठंडी होती गई, पृथ्वी पहले क्या था, गर्म था, जिसके कारण सभी गैस के रूप में, जितना भी पदार्थ था सबके सब गैस के रूप में था। तो पृथ्वी ठंडी होती गई, वायुमंडल का जलवाष्प भी ठंडा होकर जमने लगा। तो वायुमंडल का जो जलवाष्प था सब वायुमंडल का जो जिसमें जलवाष्प था वो सब ठंडा होकर जमना शुरू हो गया। फलस्वरूप जल दृष्टि हुई, मतलब धीरे धीरे पृथ्वी पर क्या हुआ, जल का जमाव शुरू हो गया। धीरे धीरे जल पृथ्वी के चारों ओर समुद्र के रूप में एकत्र होता गया। इसमें अनेक पदार्थों के अतिरिक्त कार्बनिक यौगिक भी घुलकर संचित होते गए। अब देखो उस पानी के अंदर भी क्या हो गया, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक भी घुलकर संचित उसमें मिलते गए। इस पदार्थों में घुलने से एक ऐसी स्थिति प्रादुर्भाव हुआ जिसमें जीव उत्पन्न हो सके। अब उसमें पानी के अंदर बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होने के कारण उस ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ जिसमें जीव का निर्माण हो सके। आदि समुद्र के जल के अणुओं की अभिक्रिया के लिए एक उत्तम माध्यम प्रदान किया और इस प्रकार रासायनिक विकास आगे बढ़ा। इसी प्रकार से वहां से क्या हो गया, रासायनिक, बोला जाता है कि सबसे पहले जो जीव का निर्माण हुआ उस जल में ही हुआ, जल में ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ और उसी के अंदर क्या हो गया, जीव का निर्माण देखने को मिला। आगे हम लोग यहाँ से अब देखेंगे रासायनिक विकास किस प्रकार से हुआ। अलग अलग मतलब जीव में जो पदार्थ पाए जाते हैं उस सब पदार्थ का निर्माण किस प्रकार से होते गया, वो सब चीज़ें के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे है रासायनिक विकास। आदि परिस्थितियों में, आदि मतलब पुराना जो पारिस्थितिक तंत्र था में कम से कम 6 प्रकार के कार्बनिक यौगिक संश्लेषित हुआ। मतलब 6 प्रकार के कार्बनिक यौगिक बना उस टाइम, अगर पुराना पारिस्थितिक तंत्र का बात करेंगे तो। जो जीवन का आधार बना, वही क्या हुआ, वही 6 पदार्थ जो यौगिक बना कार्बनिक, वही जीवन का आधार बना, उसी से जीवन का निर्माण हुआ। तब उनको पूर्वजीवी यौगिक कहते थे, उसको हम लोग क्या कहते थे, पूर्वजीवी यौगिक हम लोग कहते हैं। ये कार्बनिक यौगिक अगर लिखित है कि ये 6 प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक हम लोग को बना वो कौन कौन सा था। तो शर्करा का निर्माण हुआ, ग्लिसरॉल का निर्माण हुआ, फैटी अम्ल का,
एमिनो अम्ल, प्यूरिन, पिरामिडिन, जो कि आज के डेट में जितना भी जीवित पदार्थ होता है, जीवित चीज होते हैं, जीव होते हैं, यो उनमें सब ये सब पदार्थ पाए जाते हैं। इसके पिछले चैप्टर में भी हम लोग देखे थे। अब देखो, जब कार्बनिक यौगिक बन रहा था, जब कार्बनिक यौगिक बन रहा था तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रहा था ये बनने के लिए, उसके बारे में दिया हुआ है कि कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत कहाँ से था। कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण बगैर किसी ऊर्जा के सहयोग से नहीं हो सकता। अब जैसे कोई चीज बनता है तो बिना ऊर्जा से उसका कभी भी निर्माण नहीं हो सकता, उसके लिए कोई ना कोई ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। यह ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में सूर्य के परावैज्ञानिक प्रकाश से प्राप्त हुई होगी। तो ये अंदाजा लगाया जाता है, उसको जो कार्बनिक यौगिक बनने में जो ऊर्जा मिला, वो सूर्य से परावैज्ञानिक किरणें निकलता है, वहीं से उतना ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हुआ। इसलिए उस टाइम ओजोन परत नहीं था कि परावैज्ञानिक किरण को रोक सके, तो पृथ्वी पर आता था और उससे कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता था। इसके अतिरिक्त यह त्वरित और ज्वालामुखी गतिविधियों से भी काफ़ी मात्रा में प्राप्त होती रही होगी। ये भी अंदाजा लगाया जाता है, जो त्वरित होता है, जो हम लोग बोलते हैं जो बिजली चमकता है, ठीक, ये ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी का जो लावा वगैरह निकलता है, तो इस सबसे भी ऊर्जा का निर्माण हुआ होगा, ये अंदाजा लगाया जाता है। ये एग्जैक्ट नहीं कोई बोला जाता, इसलिए कोई देखा नहीं है, ये सब चीज़ें अंदाजा लगाया जाता है कि ऐसा हुआ होगा। अनेक वैज्ञानिकों को आदि वातावरण में कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण की समस्या का अध्ययन हेतु प्रयोग किए गए। अब देखो, इसके एग्जैक्ट पता लगाने के लिए कि ये कार्बनिक यौगिक का निर्माण कैसे हुआ, इस जीवन का निर्माण, इसके लिए बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे थे अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। इसमें सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग 1953 में SL मिलर के द्वारा किया गया था। मिलर ने अपने प्रयोग के आधार पर सर्वप्रथम यह तथ्य प्रकट किया कि मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, जल से विद्युत का विसर्जन द्वारा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण किया गया था। तो मिलर के द्वारा बताया गया कि जो मेथेन गैस था, अमोनिया था, ये सब का हाइड्रोजन था, जल था, इसी से क्या किया गया था, इसका विद्युत विसर्जन कराकर किसका, कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया। ये किसके द्वारा बताया गया, तो ये मिलर के द्वारा बताया गया। अब कुछ साल बाद, मतलब विगत वर्षों में, मिलर का प्रयोग को दूसरे वैज्ञानिकों ने जांचा कि ये जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे कि नहीं। तो दूसरे वैज्ञानिकों ने इसका जांचना शुरू किए। तो ये वैज्ञानिक भी अपने प्रयोगों द्वारा अमोनिया अम्ल के अतिरिक्त अन्य अनेक कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करने में सफल हुए। तो इन्होंने देखा कि अमोनिया यौगिक के अतिरिक्त अन्य कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने में ये लोग सफल हो गए। ये कब का बात है, तो 1963 में कार्ल विंग, 1964 में फॉक्स एवं भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्ण बहादुर ने उक्त प्रयोग के वेट कर ले। तो बहुत सारे साइंटिस्ट में ये भी 3 साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, जिसमें इन लोगों ने भी इस पर प्रयोग किए, तो पाया कि इससे हम लोग कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। तो ये इसलिए मिलर का जो प्रयोग था वो सही माना गया कि इससे हम लोग कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ होगा। सरल शर्करा अणुओं ने आपस में संयोज करके जटिल शर्करा का निर्माण किया। अब ये भी बताया जाता है जो सरल शर्करा होता है वो आपस में जुड़कर जटिल मतलब बड़ा शर्करा का निर्माण किया, अर्थात बहुत शर्करा जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजेन का संश्लेषण किया गया। अमीनो अम्ल के संयोजन के फलस्वरूप
जब अमीनो अम्ल बना उसके संयोजन के फलस्वरूप उसका जब संयोजन हुआ तो हम लोग पता है अमीनो अम्ल के जुड़ने से ही क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसमें 20 प्रकार का अमीनो अम्ल होता है, अभी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। तो इसी से बताया जाता है कि अमीनो अम्ल का संयोजन से क्या हो गया, प्रोटीन का निर्माण हुआ। प्यूरिन और पिरामिडिन ने आपस में अभिक्रिया करके न्यूक्लियोटाइडों का संरचना किया। तभी से न्यूक्लियोटाइड भी हम लोग पढ़ते तो उसका भी निर्माण हुआ, ये सब बताया जा रहा है। विभिन्न न्यूक्लियोटाइड अणुओं का संयोजन से के फलस्वरूप पॉलीमर का संश्लेषण हुआ। राइबोन्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक आरएनए को बोलते हैं, ये डीएनए को बोलते हैं, का जीवन बहुलीकरण, इसका भी बहुलीकरण हुआ एंजाइम अथवा मिनरल धरातल के द्वारा हुआ होगा। तो इस अंदाजा बताया जाता है कि इस प्रकार से ये सब बनते गया होगा। न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण जीवन की उत्पत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था जब न्यूक्लिक अम्ल बना होगा। यह कोशिका के अंदर, अब उसके बाद किसका निर्माण हुआ होगा, न्यूक्लिक अम्ल। जैसे ही न्यूक्लिक अम्ल बना हो तो कोशिका के अंदर का निर्माण हो गया होगा और जीवन की क्रिया के संबंध है। किसी से आगे चलकर क्या हो गया, कि जीवन का निर्माण हो गया होगा, एक कोशिका का कोई एक जीव बन गया होगा। अंत में रासायनिक विकास अपनी चरम अवस्था में तब पहुंचा जब न्यूक्लिक अम्ल ने प्रोटीन अणुओं से अभिक्रिया करके न्यूक्लियोप्रोटीन का संश्लेषण किया। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि सर्वप्रथम प्रोटीन इसी रूप में संश्लेषित हुआ होगा। यद्यपि इन अणुओं का सर्वप्रथम जीवन निर्माण का क्रम आरंभ नहीं हुआ होगा, किंतु इसके संश्लेषण से जीवन उत्पत्ति का संभावना निश्चित हो गया होगा। तो ये है कि जैसे सब का निर्माण हुआ होगा, निर्माण होने के बाद धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल का बना हुआ। न्यूक्लिक अम्ल बनने के बाद ऑब्वियस है कि जब न्यूक्लिक अम्ल बन गया तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसी से क्या हुआ होगा, जीवन का सबसे पहले निर्माण हुआ होगा और वो एक कोशिकीय जीव का निर्माण हो गया होगा। प्रोटीन संश्लेषण का दूसरा महत्वपूर्ण कदम एंजाइम का संश्लेषण। अब ऑब्वियस है कि प्रोटीन संश्लेषण हुआ होगा किससे, तो एंजाइम का संश्लेषण से। तो एंजाइम का भी निर्माण हुआ होगा। एंजाइम प्रोटीन से ही बनता है। एंजाइम विशेष प्रकार के प्रोटीन एक होता है जो अणुओं की क्रियाशीलता को के गति प्रदान करता है, इसलिए इसका उत्प्रेरक भी हम लोग कहते थे। जो एंजाइम होता है वो एक उत्प्रेरक का काम करता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। जीवन क्रिया के संचालन में भूमिका महत्वपूर्ण रहा होगा। तो वैसे प्रोटीन बना होगा तो प्रोटीन से क्या, एंजाइम का निर्माण हुआ होगा और ये जीवन के में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया होगा। एडिनो ट्राइफॉस्फेट या एटीपी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी भी कहते हैं। कभी कभी एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी को बोलते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। एडिनो ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं, जो ऊर्जा को स्टोर करके रखता है किसी भी कोशिका में। थे अन्य महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक एटीपी भी संश्लेषण इसी प्रकार से हुआ होगा और ये उच्च ऊर्जा अणु होते हैं, जो उच्च अणुओं में बड़े बड़े हम लोग बोल सकते हैं जीवों में ये ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है। कोशिकाओं में जीवक्रिया संचालन है तो ऊर्जा इसी से प्राप्त होता है। हम लोग को पता है कि यही ऊर्जा स्टोर करके रखता है और जो भी हम लोग कार्य करना रहता है हम लोग इसी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये था कि एक अंदाजा लगा के बताया गया, इसलिए कि सब प्रयोग करके भी देखा गया कि इससे ये पदार्थ बन रहा था, इससे ये पदार्थ बन जा रहा है। इसका मतलब जब एक कोशिका का निर्माण हुआ होगा तो उसी प्रकार से ये पदार्थ का बना होगा, ये पदार्थ बना होगा, फिर ये पदार्थ बनकर धीरे धीरे एक कोशिका में जितना पदार्थ होता है वो सारा पदार्थ का निर्माण हो गया होगा, जिसके कारण एक कोशिका जीव का निर्माण हो गया होगा। और जब एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ होगा उसी से धीरे धीरे वृद्धि करके उसमें परिवर्तन करते करते अलग अलग जीवों का निर्माण होना शुरू हुआ होगा। तो ये अंदाजा बताया जाता है। अब जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक मत क्या है, अभी के लोग क्या बताते हैं, अभी के साइंटिस्ट क्या बताते हैं जीवन की उत्पत्ति के बारे में, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज हम जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न चरणों का कल्पना कर सकते हैं। सर्वप्रथम जीव डीएनए और आरएनए की एक पट्टी ही थी। तो शुरुआत में जो जीव बना होगा उसमें डीएनए और आरएनए ही पाया जा रहा था, सिर्फ एक ही कोशिका का बना होगा, जिसने आवश्यक एंजाइमों का
की सहायता से अपने प्रतिकृति बनाया होगा, मतलब एक डीएनए से एक से ज़्यादा डीएनए का निर्माण किया होगा। किसी प्रकार न्यूक्लिक अम्ल की एक पट्टी का संश्लेषण हुआ होगा, मतलब अंदाजा लगाया जाता है कि न्यूक्लिक अम्ल का एक पट्टी का संश्लेषण हुआ होगा, बना होगा। इसके बाद पूरक न्यूक्लियोटाइड एक प्रथम पट्टी का समांतर संश्लेषण हुआ होगा। और जैसा कि हम लोग डीएनए का बात करते हैं तो इसमें 2 पट्टी होता है, तो अब जैसा कि एक नया पट्टी का निर्माण हुआ होगा। बहुलीकरण के फलस्वरूप हम लोग बोलते हैं ना कि न्यूक्लियोटाइड्स अगर बात करते हैं तो आपस में न्यूक्लियोटाइड जुड़ के एक रज्जु का निर्माण करता है, टेम्पलेट का निर्माण करता है। तो अब जैसे उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुलीकरण करते हैं, जब एक से ज़्यादा कोई चीज़ जुड़ता है तो बहुलीकरण के फलस्वरूप पूरक न्यूक्लियोटाइड से प्रथम पट्टी के पूरक पट्टी का संश्लेषण हुआ होगा और इसके बाद प्रथम पट्टी नई पूरक पट्टी से अलग हो गया होगा। अंत में 100 अनुलिपिकरणीय न्यूक्लियोटाइड पट्टियों के चारों ओर जीवद्रव और झिल्ली का निर्माण हो गया होगा। उसके बाद उसका जीवद्रव और झिल्ली का निर्माण हुआ होगा। ये सब अंदाजा लगाया जाता है। पूरे जीव मतलब जीवन के पहले। तो प्रथम आदि जीव का उद्भव समुद्र से बड़े बड़े न्यूक्लियोप्रोटीन के अणुओं से हुआ। तो यही बताया जाता है कि थोड़ा देर पहले भी हम लोग बता रहे थे कि सबसे पहले प्रथम आदि जीव जो सबसे पुराना जीव बना वो कहाँ से बना होगा, तो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। इन न्यूक्लियोप्रोटीन के समूहों ने अपने चारों ओर वातावरण से अन्य पोषक पदार्थों को सोखना आरंभ कर दिया तथा उनमें जनन की क्षमता भी उत्पन्न हो गई और इन अणुओं के समूहों से वर्तमान समय में वायरस अधिक मिलते जुलते हैं। जो हम लोग पहले बात करते हैं तो सबसे पहले बताया जाता है कि वायरस का ही निर्माण हुआ होगा, इसलिए वायरस एक प्रकार का जीव भी है, एक निर्जीव भी है। जब ये किसी के शरीर में रहता है, किसी सजीव के ऊपर रहता है तो ये जीवित रहता है, ऐसे ये क्या रहता है, निर्जीव रहता है। तो पहले का जो कल्पना बताया जाता है वो वायरस की तरह ही होता है। तो पूर्ण जीव किसको बोला जाता है, वायरस को ही बोला जाता है। उसके बाद वही आगे दिया हुआ है कि सबसे पहले प्रथम कोशिका का निर्माण हुआ होगा। प्रथम कोशिका का निर्माण किस प्रकार से इसमें हुआ होगा उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। न्यूक्लियोप्रोटीन हम लोग पता ही है किसको बोलते हैं, जो केंद्रक में पाया जाता है। चारों ओर प्रोटीन का अतिरिक्त विकार्बनिक और अकार्बनिक अणु एकत्र होने लगे और वे अणु चारों ओर से एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे गए और वातावरण के से वो पृथक हो गए। पूरा झिल्ली से घिर गया और वातावरण से पृथक हो गए। यह प्रथम कोशिका ही था जिसमें जीव के अणु विद्यमान थे। तो ये प्रथम कोशिका बना जिसमें जीव का अणु विद्यमान थे। न्यूक्लियोप्रोटीन ने ही इनको जनन और उत्परिवर्तन एक विकास प्रदान किए कि जनन कर सकते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन होने के कारण ही वो जनन भी कर सकते, नया बना सकते हैं और उत्परिवर्तन भी कर सकते हैं, मतलब इससे नए जीवों का भी निर्माण किया जा सकता है। यह समुद्र से भोजन प्राप्त एवं कच्चे पदार्थों का संश्लेषण अपनी रचनाओं के अंदर ही कर सकते थे। तो अभ्यास है कि ये भोजन कहाँ से, समुद्र से प्राप्त कर सकते थे और कच्चे पदार्थों का संश्लेषण भी ये निर्माण भी कर सकते थे। धीरे धीरे एक कोशिकीय स्तर पर आ गए, वो ऐसा बन गया कि पूरा एक कोशिका का निर्माण धीरे धीरे हो गया। सरलतम जीव का बात करते हैं तो सबसे पहले बैक्टीरिया का बात करते हैं। बैक्टीरिया सबसे सरलतम जीव बोला जाता है। यह कुछ शैवाल जो होता है ये भी सबसे सरलतम पेड़ पौधा का जीव बोल सकते हैं, लगभग इसी प्रकार के है। इनमें एक पतली झिल्ली अंदर गुणसूत्र रहते हैं जो न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। झिल्ली के भीतर एक परत पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं जिनमें अनेक पदार्थ के अणु पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। बैक्टीरिया कुछ शैवाल के आदि कोशिका से काफी निकट है। आदि कोशिका जो बना था, जो सबसे पुराना कोशिका बना था, वो किसके जैसे, एक तो हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके कि वायरस जैसा होता था, ये वायरस आज के डेट में जो दिखता है उस प्रकार का था, और दूसरा बैक्टीरिया और शैवाल जैसा ये दिखता था। ठीक, वातावरण में अन्य अणुओं के आदि कोशिका के चारों ओर एकत्र होकर एक अन्य झिल्ली का निर्माण किया और उस पदार्थ के जीव द्रव का निर्माण हम लोग हो गया। तो वही है कि पहले केंद्रक के ऊपर झिल्ली बना, उसके बाद एक और झिल्ली बना जिसके अंदर कोशिका द्रव्य का निर्माण हुआ था। दूसरे झिल्ली कोशिका झिल्ली बन गया, तो वही दूसरा जो झिल्ली बना वो कोशिका झिल्ली उससे बन गया। न्यूक्लियोप्रोटीन का समूह एवं चारों ओर निर्मित झिल्ली के केंद्रक का निर्माण किया
और यह आधुनिक कोशिका के समान थी। बाद में जब ये पूरा तैयार हो गया कि ऊपर कोशिका केंद्र के ऊपर भी झिल्ली और बाद में एक कोशिका द्रव्य था उसके ऊपर भी एक झिल्ली का निर्माण हो गया, जो पूरी तरह से आज के जो कोशिका होता है उस प्रकार के कोशिका का ये निर्माण हो गया। अब इस प्रकार अजीवी से जीव का उत्पत्ति में लगभग 2 अरब वर्ष लग गया था। तो ये चीज़ बताया जा रहा है कि इस प्रकार से अजीव मतलब बिना जीवन, जब जीवन नहीं था उसके जीवन का निर्माण होने में लगभग 2 अरब वर्ष लग गया था। ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूरी तरह से जीवन पृथ्वी पर आ गया था, यह ऐसा नहीं हुआ था। इसको आने में लगभग 2 अरब वर्ष लग गया था। अब आगे दिया हुआ आदि जीव का विकास। आदि जीव का विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में दिया हुआ। तो ये भी एक बड़ा सा टॉपिक, लंबा सा है, इसलिए इसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।